हम्म, हम्म। आवाज आ रही है? यस सर। आप लोगों को तो आ ही रही होगी। तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, and through Gantt chart we also discuss one problem, and basically we just differentiate दो तरह से प्रॉब्लम हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक जिसमें एक एजम्पशन लेंगे, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल डिस्कस। तो एक में है कि आपका नॉन प्रिमिटिव जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा उसमें एक एजम्पशन लेंगे कि अराइवल टाइम सबका जीरो है। दूसरा मेरा ये हो सकता है कि अराइवल टाइम डिफरेंट हो। तो जब अराइवल टाइम डिफरेंट होगा तो उस केस में आपको अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम आपका जो है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम एवरीथिंग विल बी चेंज। तो वी जस्ट डिस्कस द टू प्रॉब्लम्स। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम लिखिए, फर्स्ट यू राइट द प्रॉब्लम and then after we discuss the shortest path algorithm. Now the problem is there is a process ID and arrival time and burst time is given to you for the process like P1, P2 and P3, and arrival time for this three processes 0, 3, 5. ठीक है ना? burst time is given to you 2 millisecond, 1 millisecond and 6 millisecond. So burst time is in millisecond and arrival time is also in millisecond. Now you have to find out average turnaround time and average waiting time for the processes. ठीक है ना? तो what is the average turnaround time and waiting time? Just solve. आप लोग सॉल्व कीजिए ऑफलाइन में, अभी कॉपी पर कीजिए, देखेंगे। सृजन यू आपको अलग से नहीं बोला जाएगा, अभी कीजिए। अब थोड़ा अलग अलग बैठो ना जी, पूरा जगह खाली है, इधर बैठ जाओ, एक ही जगह। चलो दो लोग इधर आइए। हाँ आप थोड़ा इधर शिफ्ट करिए। हाँ तीन तीन सिस्टम है तो एक दो सिस्टम इधर उधर जाइए। नहीं, यू हैव टू डिजाइन द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इसका एक बनाना है और उस गैंट चार्ट के में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि अप्लाई FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना? तो यू हैव टू अप्लाई FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है। अराइवल टाइम in millisecond is given to you, burst time is given to you. On the basis of that, you have to find out the average turnaround time and average waiting time for the particular process. अब ये दोनों तरह का प्रॉब्लम आप जितना हो प्रॉब्लम बुक से कहीं से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई जस्ट गिव यू आल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। So you have to analyze कि whenever the assumption is given for arrival time, then use that assumption, and whenever there is no assumption, then whatever arrival time given to you, you just utilize that arrival time to find out the turnaround time as well as waiting time. तो Gantt चार्ट इसका बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि P1 का अराइवल टाइम 0 है और इसका बर्स्ट टाइम 2 है, यानी कि अराइव करने के बाद ये 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा। लेकिन P2 का अराइवल टाइम 3 है, तो 2 मिलीसेकंड के बाद P2 एलोकेट नहीं होगा, यानी 1 मिलीसेकंड आपका जो है वो आइडल स्टेट में CPU रहेगा।
1 मिली सेकेंड के बाद जो है वो P2 एलोकेट होगा, यानी 3 मिली सेकेंड से P2 एलोकेट होगा, और P2 अगेन 1 ही मिली सेकेंड का बर्स्ट टाइम होल्ड करता है, तो P2 भी आपका 1 मिली सेकेंड का जॉब पूरा करेगा तो 4 मिली सेकेंड होगा, लेकिन P3 5 मिली सेकेंड के बाद आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में, तो अगेन P2 एग्जीक्यूट होने के बाद 1 मिली सेकेंड आपका जो है सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा, उसके बाद आपका P3 एलोकेट होगा। तो जस्ट मेंशन दैट आइडियल स्टेट, उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो 1-1 मिली सेकेंड का आपका सीपीयू आइडल स्टेट में जा रहा है विदाउट एनी जॉब, तो उस चीज को भी हम गैंट चार्ट में मेंशन करेंगे। जो गैंट चार्ट बनाएंगे इसमें सबसे पहले P1 एलोकेट हो रहा है, जीरो, आधा काम आपका जो है 50% वर्क इज accomplished when you design the Gantt chart and 50% calculation is only for finding the average turnaround time and waiting time by using the particular formula। तो 0 से 2 मिलीसेकंड का जॉब ये पूरा किया, इसके बाद ये 1 मिलीसेकंड तक ये आइडल स्टेट में आपका रहा, यहाँ पर आपका सीपीयू आइडल स्टेट में है, यानी वर्कलेस है, किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं मिला इसको 1 मिलीसेकंड के लिए, और फिर आपका P2 एलोकेट हो रहा है, यहाँ P2 का अराइवल टाइम 3 है, तो 1 मिलीसेकंड के बाद P2 एलोकेट हुआ, और P2 एलोकेट होने के बाद इसका बर्स्ट टाइम 1 है, इसका मतलब है कि ये 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करने के बाद P3 चूंकि इसका अराइवल टाइम 5 है, तो यहाँ P3 इमीडिएट एलोकेट नहीं हो सकता है, तो P3 को एलोकेट होने से पहले 1 मिलीसेकंड आपका जो है अगेन ये आइडल स्टेट में आपका प्रोसेस यानी सीपीयू गया, और इसके बाद ठीक आपका P3 इंट्रोड्यूस हुआ, और P3 का बर्स्ट टाइम 6 है, तो 5 से यहाँ 6 11। तो दिस इज द गैंट चार्ट, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर अच्छा ठीक है। दिक्कत नहीं, ठीक है। वो 0 1 2 3 है ना, तो 0 1 2 3 है, 1 के बाद बर्स्ट टाइम 5 मिली सेकेंड है,
तो बर्स्ट टाइम जब 5 मिली सेकेंड है और उसका एंट्री टाइम 1 मिली सेकेंड है, तो 5 के बाद वो एंट्री हो सकता है। लेकिन अगर हमारा बर्स्ट टाइम जो है उस बर्स्ट टाइम को यूटिलाइज होने के बाद भी समय एंट्री के टाइम के पहले आ जा रहा है, तो हमारा एंट्री टाइम तभी होगा जब अराइवल टाइम दिया हुआ है। जो अराइवल टाइम अगर 3 है तो 2 मिली सेकेंड के बाद एंट्री नहीं करना, 3 मिली सेकेंड के बाद ही होगा। तो 1 मिली सेकेंड तक प्रोसेस जो सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में रहेगा। तो दैट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है ना। इफ द सीक्वेंस आर देयर, अगर सीक्वेंस में रहेगा तो वहां पर आपका जो है उसको लेने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका 4 मिली सेकेंड के बाद एक अराइवल टाइम आप एंट्री करा सकते हैं। 2 जिसका अराइवल टाइम है उसको 5 के बाद भी करा सकते हैं, क्योंकि 5 के अंदर में है 2। लेकिन अगर 2 मिली सेकेंड में है और 1 के बाद आप एंट्री कराएंगे तो वो परमिशन नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अराइवल टाइम जो है उसी के साथ, अराइवल टाइम बाद में हो सकता है, पहले नहीं हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 ही में कराएंगे, 3 है तो 3 ही में कराएंगे। अगर 3 में हो रहा है तो ठीक है, अगर 3 के बाद 5 में के बाद भी हो रहा है तब भी ओके है, ठीक है ना, पहले नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बेसिस पर क्लियर हो गया ना, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है, वो डाउट नहीं है, वो ठीक है। 0 1 2 3 सीक्वेंस में लिया हुआ है, इसलिए वो 5 के बाद भी 1 को ट्रीट किया जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 के बाद 10 हो रहा है तो 10 में आपका तो 2 3 सब आ जाएगा। तो जिसका जो सीक्वेंस है वैसे ही सीक्वेंस में फर्स्ट कम फर्स्ट करवाते चला जाएगा, तो इसलिए उसमें कोई नहीं दिक्कत है। वो डिपेंड करता है कि आपका अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है। यहाँ अराइवल टाइम जो है वहां पर स्किपिंग हो रहा है, क्योंकि 0 में तो ठीक है P1 हो गया इन, P2 को P3 में इन होना है, लेकिन इसका 2 मिली सेकेंड ही बस टाइम है, तो 2 ही मिली सेकेंड तक सीपीयू रिसोर्स को यूज किया। तो 2 मिली सेकेंड के बाद अब आपका 1 मिली सेकेंड बाद आपका P2 आने वाला है, तो 1 मिली सेकेंड तो सीपीयू आइडल स्टेट में जाएगा ना। तो ये आइडल स्टेट में गया, फिर इसके बाद P2 आया, P2 भी 1 ही मिली सेकेंड का उसका सीपीयू बस टाइम है। तो 1 मिली सेकेंड का जॉब करने के बाद वो 3 ही मिली सेकेंड आपका जो ऑब्जॉर्व कर पाया। लेकिन आपका नेक्स्ट अराइवल आपका P3 का क्या है, 5 है, तो 4 के बाद आप 5 को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, 6 के बाद कर सकते हैं, 7 के बाद कर सकते हैं, लेकिन बिफोर एंट्री नहीं होगा। तो 4 मिली सेकेंड के बाद उसको 1 मिली सेकेंड आइडल स्टेज में 5 तक जाना होगा, फिर उस 5 के बाद रेस्ट ऑफ जो आपका प्रोसेस P3 है वो एलोकेट होगा। तो इसका अराइवल टाइम के बेसिस पर इसका क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालिए कितना होता है सर। एवरेज टाइम सर 3 आया। 3 एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, 3 आया सर। 3 3। यस सर। सर वेटिंग टाइम में सारा सर 0 आ गया। ऑफ टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 P2 P3, इसके बेसिस पर निकाले होंगे आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सीटी माइनस एटी। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम P1 के लिए कितना है, 2 है सर। 2 है, और Yes, sir. अराइवल टाइम 0 है, यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिली सेकेंड, यानी 2 माइनस 0 2 मिली सेकेंड। P2 का कितना है, P2 का सर 1 हो गया, उस पर टर्न टाइम 1 आएगा, 1 लेकिन होगा कंपटीशन यहाँ। हाँ, कंप्लीशन टाइम 3 है और अराइवल टाइम 2 है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड। और P3 का, P3 का सर कंप्लीशन टाइम 11 है, और अराइवल टाइम 5 है। तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 2 8 1 9 3 मिली सेकेंड, ठीक है। और वेटिंग टाइम ऑफ P1 P2 P3, एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम P1 का कितना हो जाएगा, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। फर्स्ट टाइम। तो Yes, टर्न sir. अराउंड टाइम इसका कितना है, टर्न अराउंड टाइम 2 है, 2 माइनस और बस टाइम भी ब्रश 2 टाइम है, भी। 2 Yes, है, sir. तो 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 1, 1 और है। बस टाइम भी 1 है, तो ये भी Yes. 0। P3 का टर्न अराउंड टाइम 11 कितना है, 6 है सर। 6 11 माइनस 5 6।
तो 6 6 और ब्रश टाइम भी 6 बस टाइम भी 6 है। 6 है। ठीक है, तो ये 0, तो इसका मतलब 0 डिवाइड 3, एवरेज वेटिंग टाइम सबका 0 है। अब अराइवल टाइम, इसलिए अराइवल टाइम पर ये डिपेंड करता है कि आपका वेटिंग टाइम प्रोसेस का क्या होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा, हर प्रोसेस अपने ड्यू टाइम पर एलोकेट हो गया, यानी कि बिफोर एलोकेशन का भी चांस था, लेकिन वो अपने ड्यू टाइम से एलोकेट हो गया है। ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम लिखिए, लिखिए प्रोसेस आईडी अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम। प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4, P5, P6, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। अब जो आप जो किए थे उस तरह का प्रॉब्लम दे देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें सिक्वेंशियली है, इसमें स्किप नहीं है। और बर्स्ट टाइम इज गिवन टू यू 3, 2, 1, 4, 5, 2, क्योंकि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। तो अब ये एक ही सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, तो वहां पर फिर आप चेक करने लगिएगा कि अराइवल टाइम तो इसमें अब स्किप किया हुआ, तो क्या करेंगे। तो इसलिए उस कंडीशन को भी हम लोग हैंडल कर लिए। अब ये कंडीशन वो है जिसमें अराइवल टाइम सीक्वेंस मोड में दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, प्रोसेस 6 है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज TAT एंड एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है ना। अराइवल टाइम इज गिवन, तो एजम्पशन इज नॉट मेड फॉर द 0 मिलीसेकंड एंट्री, तो एजम्पशन हमको 0 मिलीसेकंड का नहीं करना है यहाँ पर। अप्लाई FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगेन आप गैंट चार्ट बनाएंगे, आधा काम आपका गैंट चार्ट से हो जाएगा। देखिए P1 सबसे पहले 0 मिलीसेकंड में P1 एलोकेट हो रहा है, तो P1 0, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब 3 कर दिए तो P4 तक का डेटा अब आपका एंट्री हो सकता है। जैसे ही 3 मिलीसेकंड आपका बर्स्ट टाइम हुआ, तो अब सिस्टम में P2 से लेकर P4, P2, P3, P4, क्योंकि P4 का कितना है, 3 मिलीसेकंड एंट्री टाइम है अराइवल, तो P2 से लेकर P4 तक सारा एंट्री हो सकता है। अब क्योंकि आपका P3 यहाँ पर है, अब अराइवल टाइम, क्योंकि 3 मिलीसेकंड का जॉब P1 ने कंप्लीट कर लिया है, तो अब P3 यानी कि 3 मिलीसेकंड के बाद कौन कौन सा प्रोसेस है जो मूव कर सकता है, तो P2, P3 और P4, ये तीनों। P5 और P6 नहीं कर सकता है, क्योंकि P5 4 मिलीसेकंड के बाद अराइवल टाइम है उसका, और 4 मिलीसेकंड पर है, और P6 का 5 मिलीसेकंड पर है। तो P2, P3, P4 ये तीनों आप एंट्री करा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले P2 आया है, फिर P3 आया, देन P4 आया। तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, P1 के बाद P2। P2 कितना मिलीसेकंड का जॉब करता है, 2, तो P2 के लिए 5 हो गया, बस टाइम 2 है। अब देखिए जैसे ही ये 5 हुआ, तो अब देखिए आपका 6 तक का सारा प्रोसेस अब एलोकेट हो सकता है, क्योंकि 6 तक का अराइवल टाइम 5 है, तो 5 मिलीसेकंड आपका ऑलरेडी एलोकेट हो गया। तो इसलिए अब इसलिए उस क्वेश्चन में इसीलिए इससे बताया गया, यहाँ पर कोई स्किपिंग नहीं हो रहा है, सीक्वेंसिंग हो रहा है, तो आपका बाद में एलोकेट हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। वहां क्या हो रहा था कि वहां बिफोर आपका एलोकेशन हो रहा था, तो बिफोर एलोकेशन नहीं आप कर सकते हैं, जब भी करेंगे तो ड्यू अराइवल टाइम के बाद करेंगे या उसी समय करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बाद में कर रहे हैं, तो बाद में कर रहे हैं इसका मतलब उतना मिलीसेकंड के बाद हो रहा है, पहले नहीं हो रहा है। तो P2 एलोकेट करने के बाद 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, उसके बाद P3 का अराइवल टाइम 2 है, तो 5 के बाद कर सकते हैं। तो P3 का जो है बर्स्ट टाइम 1 है, तो 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, क्लियर है। P3 के बाद
P4 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 का है 4 मिलीसेकंड, तो ये 10। 10 yes और P5, अब देखिए P5 का आपका अराइवल टाइम 4 है, तो 10 मिलीसेकंड ऑलरेडी आपका यूटिलाइज हो गया है, तो 4 आपका जा सकता है, 4 को एलोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो P5 और कितना मिलीसेकंड, 5, तो 15। 15 और P6 इसके बाद एलोकेट होगा, क्यों? क्योंकि P6 का आपका अराइवल टाइम 5 है, ऑलरेडी 15 मिलीसेकंड आप यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो 5 आपका एलोकेट हो सकता है P6, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, ये 2 मिलीसेकंड, 17। नाउ फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम एंड दैट एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सर वॉइस नहीं आ रहा है। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना हो जाएगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, अराइवल टाइम तो कितना हो जाएगा? 3 3 मिलीसेकंड। निकालिए, निकाल लिए, कितना है? सर एवरेज TAT आया सर 6.833 833। और एवरेज 6.8 वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम सर 4 आया 4 मिलीसेकंड। यस सबका यही है ना? डेटा बता दीजिए क्या है टर्न अराउंड टाइम। सर P1 का 3 P2 का 4 P3 का 4 P4 का 7 P5 का 11 और P6 का 12। ठीक, सबका हो गया ना? किसी को कोई डाउट? हाँ, कितना कितना बताए इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम? सर P1 का सर टर्न अराउंड टाइम 3 और वेटिंग टाइम 0। इसका P2 का सर 4 और 2। 4 और 2। P3 का 4 और 3 7 और 3 11 और 6 और 12 और 10। ठीक है। एवरेज TAT इज इक्वल टू, यू ऑलरेडी नो दैट I इक्वल टू 1 to 6, यहाँ पर PI डिवाइड बाई 6। एवरेज वेटिंग टाइम इज ऑल्सो I इक्वल टू 1 to 6 PI, जितना भी वेटिंग होगा ये यहाँ मेंशन करना जरूरी है, मतलब कंफ्यूजन हो जाए। TAT ऑफ PI डिवाइड बाई 6, वेटिंग टाइम ऑफ PI डिवाइड बाई 6।
तो ये आपका निकल गया मिली सेकेंड में, ठीक है। नाउ वी स्विच टू द अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एज पर द नेम इज कंसर्न, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मतलब हुआ कि आउट ऑफ सेवरल बर्स्ट टाइम, द बर्स्ट टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको पहले एलोकेट करेंगे। FCFS में क्या था कि जो प्रोसेस जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में उसको एलोकेट करते चले गए। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि ये बर्स्ट टाइम के बेसिस पर प्रायोरिटी सेट कर देता है, यानी प्रायोरिटी, ये भी एक तरह का प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ही हुआ, यानी प्रायोरिटी इज नॉट इंक्लूडेड बट स्टिल देयर इज ए प्रायोरिटी। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी? तो प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम, CPU टाइम। तो जो आपका CPU टाइम है, बर्स्ट टाइम है, उसके बेसिस पर जो सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस है उसको पहले एलोकेट किया जाएगा, उसके बाद दूसरे, इस तरह से एक एक करके सारे प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी स्मॉलेस्ट प्रोसेस को लॉन्गर प्रोसेस के लिए वेट नहीं करना है। एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे, कन्वॉय इफेक्ट। तो कन्वॉय इफेक्ट बेसिकली FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर फ्रॉम कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई अगर लॉन्गर प्रोसेस लंबे समय तक CPU रिसोर्सेज को एलोकेट अवेल कर रहा है तो स्मॉलर प्रोसेस विल नॉट गेट चांस टू एलोकेट टू द CPU until and unless the previous process release the resources of the CPU। जब तक ये प्रीवियस प्रोसेस आपका CPU के रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करता है तब तक आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस वहां पे एलोकेट नहीं हो सकता है। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप किसी ट्रैफिक में हैं और आपका छोटा गाड़ी है, बड़े गाड़ी के चक्कर में आपका गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, तो बड़ा गाड़ी बहुत समय तक रिसोर्स, बड़ा गाड़ी जाम कर दिया तो ट्रैफिक आपका जो है डेडलॉक स्टेट में चला गया, तो आपका छोटा गाड़ी भी है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो छोटा प्रोसेस अगर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द लॉन्गर प्रोसेस, तो दैट इज द कन्वॉय इफेक्ट। तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में उसका सोल्यूशन हमको मिल गया। इसमें क्या हुआ कि जो CPU टाइम जिसका कम था उसको पहले भेज दो। ये ठीक इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपसे 3 लोग एक साथ गए, तीनों लोगों का अलग अलग जो है ऑर्डर था। किसी का रेडी प्रोडक्ट था, किसी का प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। तो जिसका रेडी प्रोडक्ट था उसका CPU टाइम क्या है, ज़्यादा नहीं है, उसका तो तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। जिसको बनाना पड़ेगा उसमें समय लगेगा। तो अगर आपका जिसको बनाने में आधा घंटा समय लग रहा है उसके लिए आपको एक कोल्ड ड्रिंक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप दोबारा उस दुकान पर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो सिस्टम जो है एक 30 मिनट्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद, चूंकि वो प्रायोरिटी सेट कर रहा है कि पहले 30 मिनट्स का जो प्रोसेस हमारा ऑर्डर हुआ है तो उसको पूरा करेंगे तभी हम आपके ऑर्डर को लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, वहां पर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट में सोल्यूशन होना चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट जॉब है, तो अगर कोई रेडी प्रोडक्ट है तो उसको पहले दे दो। अब किसी को चिप्स लेना है, अब वो किसी 30 मिनट प्रोसीजर्स वाले प्रोडक्ट के लिए वेट करेगा एक चिप्स के पैकेट के लिए, तो दैट इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो आप बोलेंगे कि दिस रेस्टोरेंट इज नॉट अ फिजिबल, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे विजिट। तो सिस्टम में भी जो आपका प्रोसेस शॉर्टर एक्सेस टाइम यानी कि CPU टाइम का है उसको एलोकेट पहले कर देंगे, तो उससे क्या है, ये लॉन्गर प्रोसेस के चलते वेट नहीं करेगा। लॉन्गर प्रोसेस डिले द प्रोसेस, तो उस केस में शॉर्टेज जॉब को पहले। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द CPU टाइम। तो इफ द CPU टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस इज लेस कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस, then that process allocate first to the CPU to avail the resources। तो CPU के resources को वो process पहले avail करेगा। तो you just mention here in shortest path algorithm, यानी in shortest job first scheduling algorithm,
the process having low या less, you can say less CPU time compared to the rest processes allocate to the CPU first, ठीक है। उसके बाद भी वही चीज होगा, लेकिन अब यहाँ पर भी एक केस हो सकता है कि सेम बस टाइम का कोई प्रोसेस हो जाए। तो अगर सेम बस टाइम का कोई प्रोसेस हो जाएगा तब उस केस में हम यहाँ पर भी FCFS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है, तब तो जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो आप सेलेक्ट किए, उसके बाद जो है उसको करते चले जाएंगे। लेकिन इफ द CPU टाइम of two processes same, then FCFS is followed। ठीक है ना। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या यू कैन से FIFO ऑर्डर इज मेंटेन। ठीक है ना। FCFS इज फॉलोड और FIFO ऑर्डर इज मेंटेन। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जिस प्रोसेस का CPU टाइम सबसे कम होगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस, वो एलोकेट होगा CPU में फर्स्ट। अगर CPU टाइम सेम होगा तो उस केस में FIFO ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी जो प्रोसेस पहले आया है सिस्टम में उसको पहले एलोकेट करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस आया उसके बाद उसको एलोकेट करेंगे। अब जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वी डिस्कस द नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव SJF, एंड देन वी विल डिस्कस प्रिमिटिव SJF। ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि एक बार प्रोसेस एलोकेट हुआ तो वो पूरे अपने काम वर्क को पूरा करेगा, उसके बाद ही सिस्टम को रिलीज करेगा। तो just take any example, like we just take the example process ID and burst time is given to you first. We assume that the arrival time of each process is 0. Like earlier we take the example, so there is a process, एक प्रोसेस P1, P2 और P3, तो 24 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड एंड 3 मिलीसेकंड, ये आपका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है। अब इस बर्स्ट टाइम के बेसिस पर आपको एलोकेट करना है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हमारा क्या है, ये P2 और P3 है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में टाई हो गया, यानी CPU टाइम सेम हो गया। तो P2 पहले एलोकेट हो गया, P3, FIFO ऑर्डर मेंटेन होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन P2 हुआ है रेडी क्यू में। आपका यहाँ जो भी आपका प्रोसेस लिख रहा है, एक्चुअली ये प्रोसेस ID जनरेटेड अंडर रेडी क्यू। तो रेडी क्यू RQ में सबसे पहले क्या आया, P1, देन P2, देन P3। तो यहाँ जो ऑर्डर है वो P2 P3 के पहले आया है। RQ स्टैंड्स फॉर रेडी क्यू, where the ready queue is maintained. Aman Kumar, roll number 20. अमन कुमार, रोल नंबर 20, बताइए। अमन कुमार कौन है? आप में बैठे हैं कोई, क्या है, कौन है? अमन कुमार, आवाज नहीं जा रही है जी? आ रही है। हाँ बताइए, रेडी क्यू कहाँ मेंटेन होता है, कौन सा स्टेट होता है ये? प्रोसेस स्टेट में से कौन सा स्टेट होता है जिसमें रेडी क्यू मेंटेन होता है? रेडी स्टेट। रेडी स्टेट। वेयर द रेडी स्टेट इज मेंटेन?
in primary memory. यस, इन प्राइमरी मेमोरी। तो रेडी क्यू में जैसे प्रोसेस आया सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में अब आपका टाई होने पर, यानी सीपीयू टाइम सेम होगा, तो उसी सीक्वेंस में आपका जो है प्रोसेस एलोकेशन होगा। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में अर्लियर वी टेक द सेम एग्जांपल और डिफरेंट 24/3 लिए थे एग्जांपल ना, सेम एग्जांपल लिए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, ठीक है ना। तो 24/3 सेम एग्जांपल लिए थे। तो अब वी कंपेयर द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम व्हेनेवर वी अप्लाइड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। So in case of first come first scheduling algorithm, the average turnaround time is 27 millisecond and average waiting time is 17 millisecond. Now we check out कि whenever we apply shortage of first, then whether any changing occurred in the case part of average turnaround time and average waiting time. Average turnaround time और waiting time में कोई modification होता है जब हम FCFS के जगह shortage of first apply करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिजाइन द गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, हमारा जो है, जो सीपीयू टाइम जिस प्रोसेस का सबसे कम है उसको एलोकेट करना है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि P2 या P3 में से कोई एलोकेट होगा पहले। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि P2 और P3 दोनों का सीपीयू टाइम सेम है। अब यहाँ टाई हो गया, तो वहां पर दूसरा कंडीशन भी है कि FIFO ऑर्डर मेंटेन होगा। तो रेडी क्यू में जो प्रोसेस पहले आया, तो प्रोसेस रेडी क्यू में P2 पहले आया है, तो पहले P2 एलोकेट होगा, देन P3 एलोकेट होगा। तो यहाँ पर 0 मिलीसेकंड, और यहाँ पर एक एज्यूमशन भी ले लिए, एज्यूम दैट all processes arrive at 0 millisecond. So no arrival time is given to you, so you just assume that all processes arrive at 0 millisecond. तो यहाँ पर P2 आपका एलोकेट हुआ और ये इसका 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। इसके बाद P2 के बाद P3 एलोकेट हुआ, ये भी अपना 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। और इसके बाद आपका P1 एलोकेट हुआ और वो 24 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। नाउ फाइंड आउट द एवरेज TAT इन दिस केस एंड एवरेज वेटिंग टाइम इन दिस केस। ऑल अराइवल टाइम इज 0। नाउ कैलकुलेट करिए। एवरेज TAT सर 13 आ रहा है और वेटिंग टाइम सर 3 आ रहा है। एवरेज वेटिंग क्वेश्चन लिख लिया ना? ये सर लिख ली। हाँ, तो एक ये बना लीजिए, प्रोसेस ID सबका एक कंप्लीशन टाइम भी लिखिए, क्योंकि इसको हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्लीशन टाइम को। अराइवल टाइम को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है सबका। इसके बाद और टर्न अराउंड टाइम में क्या क्या लेते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो 0 एज्यूम किया हुआ है, कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं अभी। और वेटिंग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम CT और फिर TAT और वेटिंग टाइम। बर्स्ट टाइम वहां से लेंगे, तो P1 P2 P3। P1 का कंप्लीशन टाइम 30 है। यस सर। P2 का कंप्लीशन टाइम 3 है और इसका 6 है। 6 इसका 3 है, इसका 6 है। टर्न अराउंड टाइम हो जाता है आपका CT माइनस AT, और ये होता है आपका TAT माइनस BT। तो CT हो गया 30 और AT भी 0 है, तो 30 ही रह जाएगा। ये 3 रह जाएगा और ये 6, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है। वेटिंग टाइम में 30 और बर्स्ट टाइम आपका इसका कितना है, P1 का 24 है, 24 यस 6 हो जाएगा। 30 माइनस 24 6, ये 3 और इसका बर्स्ट टाइम 3 है, 3 यस 0 और इसका 6 है, बर्स्ट टाइम 3 तो 3 होगा। 3 तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं
एवरेज TAT हो गया 39/3 3 और एवरेज वेटिंग टाइम 9/3 9/3 that is 3 millisecond, ये 13 millisecond. Now compare it by first come first serve. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जब हम लोग किए थे तो वहां पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 27 मिलीसेकंड एंड एवरेज वेटिंग टाइम इज 17 मिलीसेकंड. नाउ द चेंजिंग अकर देखिए, टर्न अराउंड टाइम 27 से कितना हो गया, 13 हो गया, जस्ट 13 हाफ हो गया, यानी प्रोसेस आपका हाफ टर्न अराउंड टाइम में काम हो गया. और वहां पर 17 मिलीसेकंड आपका वेटिंग टाइम था, एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ 3 मिलीसेकंड में वर्क इज accomplished. So that is the changing occur whenever we are switched, whenever we switch from one scheduling algorithm to another one. Same question, same problem, but the turnaround time and waiting time will be changed here. दोनों चेंज हो गया आपका. तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने समय में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसमें कम समय में हो रहा है सारा प्रोसेस और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ज्यादा समय लग रहा है आपको, एवरेज समय ज्यादा लग रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में. तो इज क्लियर. नाउ एक प्रॉब्लम करिए. सपोज द प्रोसेस आईडी सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं. 43312. 43312. Find out average TAT, average waiting time, use SJF या SJF नहीं लिखे, use non-preemptive SJF scheduling algorithm. Have you completed? Yes, sir.
तो सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव है, बिकॉज यहाँ कोई प्रिम्पशन यूज नहीं कर रहे हैं। नो अराइवल टाइम इज गिवन टू यू, तो if no arrival time is given to you, just assume 0 millisecond for all process. If there is no if the assumption is not given in the question, you assume it. तो अगर assumption नहीं दिया है तो आप assume कर लीजिए कि सारे प्रोसेस 0 मिलीसेकंड में आपके एंट्री हुए हैं। तो P1, P2, P3, P4, P5। अब ऑल आउट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, अब देखिए सबसे लो यानी स्मॉलेस्ट सीपीयू टाइम किसका है? P4 का। P4 का। तो 0 मिलीसेकंड से P4 इनिशिएट किया और 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा कर लिया। इसके बाद P5 है, ये 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा कर लिया। P5 के बाद क्या है? P2 और के बाद P2 और P3 है। तो FIFO यानी कि रेडी क्यू में आपका जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू में सबसे पहले P1 सीक्वेंस में है, P2, P3, P4 और P5 है। तो P2 और P3 के पहले आया है, दोनों सेम बस टाइम का है। तो अगर CPU टाइम टाई करता है तो उस केस में हम P2 को प्रेफरेंस देंगे। तो P5 के बाद P2 एलोकेट हुआ और इसका बस टाइम 3 है, तो ये 6 मिलीसेकंड तक पूरा कर लिया अपना काम। फिर P3 एलोकेट हुआ, ये भी 3 मिलीसेकंड का है, तो 9 मिलीसेकंड तक ये काम पूरा कर लिया। इसके बाद लास्ट आपका P1 है जो 4 मिलीसेकंड का जॉब यानी 13 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। देखिए ये आप फाइनली देखिएगा, जो आपका फाइनल टर्न अराउंड टाइम होगा वो टोटल बस टाइम के बराबर होना चाहिए। 4, 3, 7, 3, 10, 11 और 2, 13, तो 13 मिलीसेकंड आपका ये फाइनल टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए। तो अब इसके बेसिस पर we find out first turn around time, ठीक है ना? उसका मौका दिया जाएगा जी। तुम गाना कौन गाना चाह रहे हैं? हैं? अभी 15 अगस्त आने वाला है, अपने नाम को सजेस्ट करो। हाँ तो कंप्लीशन टाइम सबका यहाँ पता चल जाएगा। P1 का है 13, यस सर, P1 13, 6, 1, 3, 13, 6, 9, 1, 3। हाँ 13, 6, 9, 1, 3। तो टर्न अराउंड टाइम तो यही हो जाएगा। और वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो बस टाइम के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं। बस टाइम कितना कितना है? 4, 3, 3, 3, 1, 1, 2। तो ये हो गया आपका 13 माइनस 4, 9, 6 माइनस 3, 3, 9 माइनस 3, 6, 1 माइनस 1, 0, 3 माइनस 2, 1। हो गया 19, 28, 29, 32। ये हो गया 19, 5। कितना हो गया? 5, 6, 30, 6.4, 0.8। 5। इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। तो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 9 मिलीसेकंड था और वेटिंग टाइम 6.4 मिलीसेकंड। नाउ
your 9 is reduced by 6.4 and वहां कितना था 3, वहां कितना था 6.4, तो 6 पॉइंट इज जस्ट हाफ हो गया 3.8, यानी 9 से ये 6.4 हो गया और ये 6 है, यानी कि वेटिंग टाइम हमेशा आपका रिड्यूस कर रहा है और ज्यादा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द अराइवल टाइम, वेरिएशन इन अराइवल टाइम। तो नॉन प्रिम्पटिव, वी आर डिस्कसिंग द नॉन प्रिम्पटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, because no preemption is there, no particular preemption, यानी कि no process preempted to allocate the new process। तो अभी हम लोग जो भी एग्जांपल ले रहे हैं इसमें क्या ले रहे हैं, सब आपका नॉन प्रिम्पटिव ले रहे हैं। एसजेएफ आपका नॉन प्रिम्पटिव और प्रिम्पटिव दोनों मोड में वर्क करता है। नाउ टेक वन एग्जांपल, इज इट ये क्लियर है ना? हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अराइवल टाइम लेते हैं। जस्ट टेक वन क्वेश्चन, प्रोसेस आईडी and then arrival time 80 and burst time is given to you। So process ID, just take process ID P1 to P5, arrival time you just mention here 3 1 4 and 0 2, and burst time you just take 1 4 2 and then 6 3। Now find out the average turnaround time and average waiting time of the process। Now here the arrival time is different। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द गैंट चार्ट, गैंट चार्ट बनाइए, अभी देखेंगे गैंट चार्ट कैसे बना रहे हैं। ऑनलाइन में जिसको बोलेंगे शेयर करने के लिए शेयर करिएगा। ओके सर। ड्रॉ द गैंट चार्ट, because now the arrival time is different, it is not assumed as a 0 millisecond for the all processes। We just calculate turnaround time as well as waiting time for each process by CT minus AT and TAT minus BT। So for each process there is a turnaround time as well as waiting time, and once you find out the turnaround time of each process, then you can easily find out the average turnaround time
completed? Yes, sir. Completed. सृजन कुमार बना लिए? शशि कुमार हो गया? Yes, sir. हुआ। कितना एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम? एवरेज TAT सर 8 आया है। शेयर कर सकते हैं? यस सर, फोन से है सर, कर सकते हैं। फोन से 1 मिनट। कितना आ रहा है? शेयर करिए शशि कुमार। हम्म। हाँ, वही चीज देखना है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम आप हाँ 1 मिनट इसका देख सकते हैं। P4 P1 देन P3 P5 P2, ठीक है। 16 है टोटल। 4 1 5 2 7 6 13 3 16, ठीक है। ठीक है, इसको इसका डिस्प्ले थोड़ा चेंज कीजिए ना, ये वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल करिए उसको, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करिए। ये तो वही हो गया जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक था, वही ठीक था अभी भाई। हाँ ठीक ठीक, हाँ ये सही है। एक्चुअली बस टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर P4 बस टाइम, यहाँ पर जो आपका है डिफरेंट बस टाइम है। अगर अराइवल टाइम आपका दिया हुआ है तो अराइवल टाइम के ही बेसिस पर आप एलोकेट करेंगे प्रोसेस को, ठीक है ना। तो अगर अराइवल टाइम और बस टाइम है तो यू जस्ट गिव प्रेफरेंस टू द अराइवल टाइम। तो जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम होगा उस प्रोसेस को पहले एलोकेट करेंगे, और जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम टाई करता है तो उस केस में वही फीफो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यानी रेडी क्यू में जो प्रोसेस पहले आया है उसको एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले P4, उसके बाद P4 के बाद, हाँ ठीक है। सर नेटवर्क वीक था, आउट हो गया। हाँ ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बेसिस पर अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में, तो यू जस्ट गिव एलोकेट द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम, ठीक है ना। तो फर्स्ट P4 इज एलोकेटेड, देन P4 के बाद P2 इज एलोकेटेड, देन P5 इज एलोकेटेड, बिकॉज यहाँ कोई टाई नहीं है, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 एक के बाद एक प्रोसेस आपका एलोकेट होगा, और जब P4 एलोकेट होगा तो ये 6 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया है, ये भी समझ लीजिए। तो 6 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया है, इसका मतलब आफ्टर P4 आपका रेस्ट P1 P2 P3 P5 सब प्रोसेस एलोकेट हो सकता है, क्योंकि सबका बर्स्ट टाइम 6 से कम ही है, 6 से कम है ना। तो 6 जब आपका कंज्यूम कर लिया आपका 6 मिलीसेकंड का टाइम, तो बाकी का सारा प्रोसेस आपका एलोकेट हो सकता है, लेकिन आप उसमें शॉर्टेज यानी कि जो जिसका सबसे पहले अराइवल हुआ उसको आप प्रेफरेंस देते हुए एलोकेट करेंगे। तो 0 के बाद P2 1 है, P5 2 है, P1 3 है, P3 4 है,
तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसका गैंट चार्ट में एलोकेट करेंगे। अभी देखो क्या करने लगा जी शशि कुमार। ठीक है, तो आई थिंक ये इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट मूव टू द प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एनी क्वेरी यू हैव?